So in continuation with the topic recombination bacteria, now we'll study conjugation. First we have done transformation process. So conjugation भी एक one way transfer process है. This was discovered by J. Lederberg and E. L. Totem in 1946 and for this they got Nobel Prize in 1958. So ये conjugation क्या process है? Process of DNA transfer from donor cell to recipient cell. जो DNA provide करेगा उसे हम donor cell कहेंगे, जिसमें DNA enter करेगा उसे recipient cell कहेंगे. Through a specialized intercellular connection, मतलब क्योंकि हमने पहले ही कहा था conjugation एक ऐसा process है जिसमें cell to cell contact जरूरी है. Cell to cell contact required है दो bacterial cells के बीच में, इसलिए हम उसको intercellular connection कह रहे हैं. और क्योंकि कॉन्जुगेशन प्रोसेस है तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कह देते हैं, जो दो सेल्स के बीच में बनता है. सो हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रोसेस में जो डोनेट करेगा डीएनए दैट इज डोनर सेल, जो रिसीव करेगा वो रेसिपिएंट सेल. समटाइम्स डोनर को हम मेल सेल और जो रेसिपिएंट है उसको हम फीमेल कंसीडर करते हैं. डोनर सेल डिफरेंट क्यों है, कैसे वो डोनेट कर पाता है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंस है एक सेल सरफेस अपेंडेजेस की. सेल सरफेस पे कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं एफ पिल्लाई. पिल्लाई स्मॉल सेलुलर प्रोजेक्शंस हैं और पिल्लाई में से ही कोई एक पिल्लस जो होता है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देता है. अब ये जो प्रेजेंस है पिल्लाई उसी सेल में प्रेजेंस होगी जिसको कंट्रोल करते हैं कुछ जीन्स, और जनरली उनका नंबर रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग 9 जीन्स हैं. सेवरल जीन्स आप कह सकते हो. वो जीन्स जो प्रेजेंट है एक मिनी क्रोमोसोम पे, मींस एक जो उसका क्रोमोसोमल डीएनए है वो तो है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आप कह सकते हो जिसको एफ प्लाज्मिड कहते हैं या एफ फैक्टर कहते हैं या एक्स सेक्स फैक्टर कहते हैं, या आप इसको मिनी क्रोमोसोम कह सकते हो. तो जो भी डोनर सेल होगा या डोनर बैक्टीरियम है उसके पास एक एक्स्ट्रा एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा. एफ प्लाज्मिड में कुछ जीन्स हैं जो जीन्स कंट्रोल करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एफ पिल्लाई. ये पिल्लाई बनेंगे तभी वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकता है और तभी आगे वो डोनेट कर सकता है. लेकिन ये सब चीजें रेसिपिएंट सेल में एब्सेंट होंगी. तो इसके बेसिस पे हम डोनर सेल ऑन द बेसिस ऑफ पिल्लाई, डोनर सेल और रेसिपिएंट सेल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नाउ द एफ फैक्टर, जिसको हमने सेक्स फैक्टर कहा, एफ प्लाज्मिड कहा, जो प्रेजेंट है डोनर सेल में, वो एफ फैक्टर दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है. वन इज ऑटोनॉमस स्टेट. ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और डिपेंडेंट नहीं है किसी पे. इट्स दिस फैक्टर रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम. तो वो होस्ट क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, खुद से रेप्लिकेट करेगा और ट्रांसफर किया जा सकता है. जिस डोनर सेल में ऑटोनॉमस स्टेट में फैक्टर प्रेजेंट है उसको हम एफ पॉजिटिव सेल कह देंगे. इसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट है और ये आगे मूव कर सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है टू द रेसिपिएंट सेल. रेसिपिएंट सेल के पास एफ प्लाज्मिड नहीं है तो उसको हम एफ नेगेटिव सेल कह देते हैं. डोनर एफ पॉजिटिव, रेसिपिएंट एफ नेगेटिव, और ये जो ट्रांसफर है वो ऑटोनॉमस एफ फैक्टर का किया जा रहा है. तो जब एफ पॉजिटिव से एफ प्लाज्मिड एफ नेगेटिव सेल में चला जाएगा तो एफ नेगेटिव सेल भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एफ पॉजिटिव सेल में. तो चाहे आप पॉपुलेशन एफ पॉजिटिव सेल और एफ नेगेटिव सेल की एक पॉपुलेशन ले लो, उनको मिक्स कर दो, कुछ टाइम के बाद जो एफ नेगेटिव सेल्स हैं वो भी क्या बन जाएंगे, एफ पॉजिटिव सेल्स बन जाएंगे. तो ऑटोनॉमस वाला जो एफ फैक्टर है वो ट्रांसफर किया जा सकता है. दूसरा स्टेज होता है इंटीग्रेटेड स्टेज की. जो एफ फैक्टर है वो क्रोमोसोम के अंदर, होस्ट क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है. ये कोवलेंटली इंसर्टेड होता है, कोवलेंट इंसर्शन है, और होस्ट क्रोमोसोम जैसे जैसे रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे वो भी रेप्लिकेट करेगा. बट इस इंटीग्रेटेड स्टेज को आगे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. एफ फैक्टर को हम एपिसोम्स भी कहते हैं क्योंकि ये सिमिलर है फेजिस की तरह, बैक्टीरियोफेजिस की तरह, जो हम ट्रांसडक्शन में पढ़ेंगे. तो एफ फैक्टर में जो ट्रांसफर हो रहा है वो याद रखना है कि ऑटोनॉमस स्टेट का हो रहा है, और जिस सेल में वो प्रेजेंट है, सपोज जैसे अगर हम ये बैक्टीरियल सेल है और ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए शो कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ये प्रेजेंट है, इसको हम कह देंगे एफ प्लाज्मिड. जिसके पास ये प्रेजेंट है वो एफ पॉजिटिव सेल हो गया, और रेसिपिएंट सेल में हम शो करेंगे सिर्फ क्रोमोसोमल डीएनए होगा, कोई एफ प्लाज्मिड नहीं होगा. और जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है जिसमें हम शो कर रहे हैं कि जो एफ प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट क्रोमोसोम में. तो सपोज ये होस्ट क्रोमोसोम है और इसमें एफ प्लाज्मिड जो है वो इंटीग्रेट कर लिया, ये हम शो कर रहे हैं इस तरह से. जो इंटीग्रेटेड फॉर्म होगी, अब इस सेल को हम HFR सेल कह देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सेल. तो जो एफ प्लाज्मिड है, प्रेजेंस है तो डोनर सेल, एब्सेंस है तो रेसिपिएंट सेल. लेकिन प्रेजेंस ऑटोनॉमस है तो आप डोनर सेल कह रहे हो, एफ पॉजिटिव सेल. अगर जो प्रेजेंस है वो इंटीग्रेटेड है तो उसको हम एफ पॉजिटिव सेल नहीं कहेंगे, फिर हम उसको कहेंगे HFR सेल.
जो एफ फैक्टर की इंटीग्रेशन है जो हमने पहले पढ़ा, जिसमें हम HFR सेल्स कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। इंटीग्रेशन होस्ट क्रोमोसोम में होता है, तो वो प्रोसेस है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। रिकॉम्बिनेशन होगा तभी वो इसमें जाके इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेशन के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम शॉर्ट DNA सीक्वेंसेस कहते हैं, और यू कैन से IS एलिमेंट्स होते हैं जो हेल्प करने में जो इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। IS मींस इंसर्शन सीक्वेंसेस, आप इनको कह सकते हो। सो इंटीग्रेशन होने के बाद, क्योंकि HFR में आपके पास अगर ये क्रोमोसोमल DNA हम शो कर रहे हैं तो इसी में F प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड है, तो भी हम इसे HFR कह रहे हैं, बल्कि जो एक डोनर सेल है उसमें क्रोमोसोमल DNA अलग है और F प्लाज्मिड अलग है। सो ट्रांसफर यहाँ से ऑटोनोमस से, तो हमने कहा F पॉजिटिव पूरा प्लाज्मिड जो है वो F नेगेटिव में ट्रांसफर किया जा सकता है, यहीं पे हम पूरा ट्रांसफर पढ़ते हैं। ऑटोनोमस स्टेज में ही आप F पॉजिटिव और F नेगेटिव टर्म यूज करोगे, लेकिन जब वो इंटीग्रेटेड होता है तो F प्लाज्मिड का पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाता है, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोमल DNA में इंटीग्रेट होता है। तो जनरली जब ट्रांसफर होता है, जो F प्लाज्मिड है उसी में एक निक कॉज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस वो होता है जो इंटरनल साइट्स पे कट करता है, तो निक कॉज किया जाता है, और 5' एंड जो होता है F प्लाज्मिड का, वो स्टार्ट कर देता है मूविंग इनटू द रेसिपिएंट सेल। जब ये निक कॉज करके ट्रांसफर किया जाता है, तो ट्रांसफर के साथ साथ ही रेप्लिकेशन भी चलता है। मीन्स एक तो ट्रांसफर चल रहा है F प्लाज्मिड का, और दूसरा रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन भी चल रहा है। रेप्लिकेशन क्यों चलता है? क्योंकि जो स्ट्रैंड रेसिपिएंट में जा रहा है वहां जाके उसका रेप्लिकेशन किया जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बनाया जाएगा, और जो डोनर F पॉजिटिव सेल है वहां पे भी एक स्ट्रैंड क्योंकि मूव कर रहा है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे साथ साथ ही जो मूविंग स्ट्रैंड है उसको रेप्लिकेट कर दिया जाता है, ताकि इस डोनर सेल में भी डबल स्ट्रैंडेड रहे और रेसिपिएंट में भी डबल स्ट्रैंडेड रहे। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसफर साथ साथ चल रहे हैं, 5' एंड आगे मूव करता जाता है। अब क्योंकि F पॉजिटिव में तो ये ऑटोनॉमस है, F पॉजिटिव सेल में तो ये निक कॉज किया, वो ट्रांसफर हो गया और पूरा का पूरा चला गया क्योंकि साइज बहुत छोटा है। लेकिन HFR में सपोज निक कॉज किया और ये स्टार्ट हो गया, कुछ पोर्शन तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो साथ में बैक्टीरियल क्रोमोसोम को भी अपने साथ लेके जाएगा, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम जब एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो ये पूरा जाएगा, तभी F प्लाज्मिड का लास्ट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट उसमें जा पाएगा। और इतनी देर की कॉन्जुगेशन होना, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, साइज बहुत बड़ा है, इतनी देर की कॉन्जुगेशन आपको यूजुअली नेचर में नहीं मिलता है, कुछ मिनट्स की कॉन्जुगेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है कितना DNA ट्रांसफर हुआ है। ये इसलिए बहुत ही रेयर प्रोसेस होता है। ट्रांसफर का प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा, लेकिन F प्लाज्मिड का कंप्लीट ट्रांसफर जो है वो आपको F पॉजिटिव F नेगेटिव सेल्स में, मतलब सिंपली जिसमें हम कहेंगे ऑटोनॉमस स्टेज है, प्रेजेंट है F फैक्टर की, वहां पे तो आपको कंप्लीट ट्रांसफर मोस्टली मिल जाता है। पर HFR स्टेज से आपको F प्लाज्मिड का कंप्लीट ट्रांसफर बहुत ही रेयर है। कुछ जीन्स का ट्रांसफर हो पाता है, प्लस कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम के जीन्स का ट्रांसफर भी हो सकता है, पर पूरा F प्लाज्मिड का ट्रांसफर होना बहुत ही रेयर प्रोसेस है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रांसफर के साथ साथ रेप्लिकेशन जरूर चल रहा है, तभी जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है उसमें दोनों में डबल स्ट्रैंडेड कॉपीज प्रेजेंट होंगी। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस कॉन्जुगेशन की। अगर हम F पॉजिटिव मींस डोनर सेल्स और F नेगेटिव मींस रेसिपिएंट सेल्स के बीच में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जिसके पास F फैक्टर प्रेजेंट है, जिसको आप फर्टिलिटी फैक्टर भी कह सकते हो, इसको हम कहेंगे डोनर सेल्स और मेल सेल्स, और जिसमें ये F फैक्टर लैकिंग है उसको हम कहेंगे F नेगेटिव सेल्स। ये F पॉजिटिव हो गया, F नेगेटिव सेल्स रेसिपिएंट सेल्स या फीमेल सेल्स कह सकते हो। कॉन्जुगेशन तभी हो सकता है जब आपके पास एक डोनर सेल होना जरूरी है जिसके पास F प्लाज्मिड हो, और एक रेसिपिएंट जिसके पास F प्लाज्मिड ना हो, तभी हम कॉन्जुगेशन की प्रोसेस शो करेंगे। जो डोनर सेल है उसमें हमने कहा कि F फैक्टर के पास कुछ जीन्स होते हैं जो पिल्लाई की फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, इनको आप F पिल्लाई कह सकते हो। सो इन्हीं में से एक पिलस जो होता है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देता है, जो इसके साथ फ्यूज करेगा और एक ट्यूब लाइक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस चैनल के थ्रू या कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इसका एक स्ट्रैंड पास करना स्टार्ट करेगा। जो निक होता है वो यूजुअली वहां क्रिएट किया जाता है जहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है इन F फैक्टर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन F फैक्टर में जहां पे वहां निक कॉज किया जाएगा बाय एंडोन्यूक्लियस, और उसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, 5 प्राइम एंड उसका मूव करेगा, साथ के साथ जो स्ट्रैंड मूव कर रहा है उसकी रेप्लिकेशन भी साथ साथ होती रहेगी। अब जब वो रेसिपिएंट सेल में पहुंच जाएगा तो रेसिपिएंट सेल में भी उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि दोनों ही सेल्स में हमें डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म चाहिए एफ प्लाज्मिड का, तो इसके बाद इसमें भी रेप्लिकेशन स्टार्ट, और उसके बाद अब आपके पास जो पहले एफ पॉजिटिव था वो तो हमने ये शो किया, अब दूसरा सेल भी है उसमें भी एफ प्लाज्मिड पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है, तो ये भी क्या बन जाएगा, एफ पॉजिटिव सेल। मतलब एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल्स को अगर हम मिक्स करें तो सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एफ पॉजिटिव सेल। और यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, वन वे ट्रांसफर है क्योंकि सिर्फ डोनर सेल ने ट्रांसफर किया इनटू द रेसिपिएंट सेल, और कंप्लीट प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर हो पाया क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो ऑटोनॉमस स्टेज में है, और हम ये कह सकते हैं कि साइज इसका छोटा है, तो कंप्लीट प्लाज्मिड ट्रांसफर किया जा सकता है। So next is transfer between HFR and F negative cells। तो उसी तरह से ट्रांसफर होगा, HFR सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें F plasmid is covalently inserted into the bacterial chromosome। So वो उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, जिसमें F प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, F नेगेटिव सेल्स, रेसिपिएंट सेल्स, तो अब क्रोमोसोमल डीएनए में ही जो F प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड होता है उसमें सेम वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे निक कॉज किया जाएगा, उसका एक स्ट्रैंड जो है वो रेसिपिएंट बैक्टीरियम में मूव करना स्टार्ट करेगा। बट क्योंकि जो निक होता है वो सेंटर जैसे पोर्शन में क्लिक होगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां प्रेजेंट होगा वही निक कॉज किया जा सकता है, तो काफी पोर्शन F प्लाज्मिड का यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कुछ पोर्शन दूसरे एंड पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर पूरा F प्लाज्मिड ट्रांसफर करना है तो उसके लिए ये सारा पोर्शन ट्रांसफर करके लास्ट का F प्लाज्मिड का पार्ट भी ट्रांसफर करना होगा, तब जाके कंप्लीट F प्लाज्मिड डोनर सेल रेसिपिएंट सेल में आएगा। और ये जो ट्रांसफर है वो डिपेंड करता है कितने देर तक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है, जितना ज्यादा टाइम तक कॉन्जुगेशन प्रोसेस रहेगा उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा। बट क्या कंप्लीट बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्लस एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाता है, ये बहुत ही रेयर होता है क्योंकि इतनी देर का कॉन्जुगेशन नहीं चल पाता है। कितने जीन्स ट्रांसफर हुए, अब क्योंकि एफ प्लाज्मिड मूव किया तो साथ में वो अपने बैक्टीरियल क्रोमोसोम को भी साथ में लेके जा रहा है, जो डोनर सेल है उसके लिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम को वो भी साथ में ले गया और उसकी रेप्लिकेशन भी स्टार्ट हो रही है इन द रेसिपिएंट सेल। अब जितनी देर तक ट्रांसफर होगा उतने जीन्स ट्रांसफर हुए, जितनी देर का कॉन्जुगेशन रहा टाइम पे डिपेंड करता है। Longer the conjugation tube persists, longer the number of genes will be more. So कुछ genes अब जब separate कर जाएंगे सेल, जब conjugation stop हो जाएगा, तो ये जो recipient सेल हम शो कर रहे हैं, recipient सेल में उसका अपना खुद का chromosomal DNA था वो present है, और ये portion suppose हमने शो किया जो ट्रांसफर हो गया, जिसमें ये रेड वाला portion हम शो कर रहे हैं F प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद के कुछ जीन्स हैं, और बाकी बैक्टीरियल क्रोमोसोम है डोनर सेल का। अब इसमें और जो रेसिपिएंट का डीएनए होता है उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन में जो जीन्स रिकॉम्बिनेट कर जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, दैट विल बी इंटीग्रेटेड। सपोज हम इतना शो कर रहे हैं, ये इंटीग्रेट हो जाएगा इनटू द रेसिपिएंट डीएनए। जो अगर उसमें एफ प्लाज्मिड के जीन्स हैं वो भी रिकॉम्बिनेट कर सकते हैं तो वो भी इंटीग्रेट हो जाएंगे, बट जो रेस्ट ऑफ द डीएनए होगा, सपोज हम इतना शो कर रहे हैं जो रिकॉम्बिनेट किया, तो जो ये पोर्शन है दिस विल बी हाइड्रोलाइज्ड और यू कैन से डिग्रेडेड। सो कौन सा जीन इंटीग्रेट होगा वो डिपेंड करेगा, होमोलोगस पेयरिंग होनी चाहिए रिकॉम्बिनेशन में, और उस बात पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट सेल में आपके पास जो जीन्स हैं वो कौन से इंटीग्रेट हुए। अब इस केस में कुछ पोर्शन जो ट्रांसफर नहीं हुआ था, हमने यहाँ से शो किया था, जो ट्रांसफर नहीं हुआ था वो पोर्शन एफ प्लाज्मिड का इसी में रह जाएगा। ये एचएफआर सेल था, उसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है और साथ में रेप्लिकेट कर लिया जाता है। ये एफ प्लाज्मिड उसका प्रेजेंट है क्योंकि डोनर जो सेल होता है उसमें साथ साथ रेप्लिकेट कर लिया जाता है, पर सारे जीन्स एफ प्लाज्मिड के रेसिपिएंट में नहीं जा पाए। अब इस तरह की रिकॉम्बिनेशन में हम जरूरी नहीं है कि हम इसको एफ पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने जीन्स गए हैं। इसको आप ट्रूली एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड नहीं कह सकते, जिसमें इंटीग्रेटेड होता है उसको हम एचएफआर कहते हैं। तो ये एचएफआर हो सकता है अगर उसमें पूरा एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेट कर गया, अदरवाइज अभी हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कुछ जीन्स का ट्रांसफर हुआ है। कौन से जीन्स का ट्रांसफर हुआ है हम मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स में देख सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है लेंथ पे, कितनी देर जो टाइम ड्यूरेशन था वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहा, जितने टाइम तक वो बना रहेगा उतने जीन्स उसमें ट्रांसफर हो चुके होंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर एफ प्राइम सेल्स। एफ प्राइम सेल्स डिफरेंट है एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव या एचएफआर से। एफ प्राइम सेल्स को हम कैसे शो करेंगे, सपोज हमारे पास ये एचएफआर सेल है। एचएफआर सेल वो जिसमें एफ प्लाज्मिड जो है वो इंटीग्रेटेड है। हमने ये शो किया कि एफ प्लाज्मिड ये है, एफ इंटीग्रेटेड, और उसके बिल्कुल साथ में बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है उसमें लैक जीन्स प्रेजेंट है। कोई भी जीन प्रेजेंट हो सकता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लैक जीन्स प्रेजेंट है। नाउ सपोज ये जो एफ प्लाज्मिड है ये क्रोमोसोमल जो डीएनए है उससे डिटैच हो जाता है।
अगर वो उससे डिटैच हो जाता तो F प्लाज्मिड अपने आप फिर से सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा और इसी सेल में प्रेजेंट होगा। बट जब वो डिटैच हुआ तो उसने साथ में कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी अपने साथ कैरी कर लिए। मतलब अब ऑब्वियसली इसका मतलब इस सेल में अब 2 कॉपीज प्रेजेंट हो जाएंगी, जो भी जीन अपने साथ, एक तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होगा और एक अपने साथ वो ले गया। सपोज हम यहाँ शो कर रहे हैं कि वो अपने साथ लैक जीन्स को साथ में ले गया, तो हम यहाँ ऐसे शो कर सकते हैं। F प्लाज्मिड जो था वो तो सारा डिटैच हो गया यहाँ से, पर साथ में कुछ बैक्टीरियल जीन्स को अपने साथ ले गया, हमने शो कर दिया लैक जीन्स को अपने साथ ले गया। अब क्योंकि इसमें F प्लाज्मिड ऑटोनॉमस स्टेज में आ गया, साथ में उसके पास बैक्टीरियल जीन्स भी हैं, ऑटोनॉमस स्टेज है, तो आप इसको F पॉजिटिव सेल हम कह सकते थे। पर क्योंकि इसके पास ये F पॉजिटिव से डिफरेंट क्यों हुआ, F पॉजिटिव में सिर्फ F प्लाज्मिड के ही जीन्स होंगे, सिर्फ F प्लाज्मिड होगा, लेकिन इस केस में F प्लाज्मिड के साथ उसके कुछ बैक्टीरियल जीन्स उसने यहाँ से ले लिए। क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी प्रेजेंट है, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको F पॉजिटिव नहीं F प्राइम सेल कह देंगे। तो F प्राइम सेल बेसिकली F पॉजिटिव की तरह ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसके F प्लाज्मिड में कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर वो इंटीग्रेटेड है तो HFR, अगर वो डिटैच हो जाता है और कुछ बैक्टीरियल जीन्स भी कैरी कर लेता है तो उसको हम F प्राइम सेल कह सकते हैं। अब जो F प्राइम सेल है वो डोनेट कर सकता है जीन्स टू F नेगेटिव सेल, मतलब कॉन्जुगेशन इनके बीच में भी हो सकती है, बस श्योर ये होना चाहिए कि जो F प्लाज्मिड है उसमें जीन ट्रांसफर, कॉन्जुगेशन ट्यूब, वो सब बनाने के सारे जीन्स प्रेजेंट हों। ऐसा ना हो कि डिटैचमेंट के टाइम पे कोई पर्टिकुलर जीन उसने छोड़ दिया हो। तो अगर उसके पास वो सारे जीन्स हैं जिससे कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो हम जो ट्रांसफर है वो F सेल टू F नेगेटिव सेल भी स्टडी कर सकते हैं, मतलब इट विल बिहेव एज डोनर सेल, क्योंकि इसके पास भी ऑटोनॉमस स्टेज में F प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें F प्राइम सेल से हम F नेगेटिव सेल में हम कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, डीएनए ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं, दिस इज नोन एज सेक्स डक्शन। और जो आपके पास ट्रांसफर के बाद जो आपके पास सेल्स बनेंगे उनको हम समटाइम्स मीरोजाइगोट्स कह देते हैं, मीरोजाइगोट्स और मीरोडिप्लॉइड्स, क्योंकि बेसिकली इनके पास कुछ जीन्स ऐसे होंगे जो डबल कॉपीज में प्रेजेंट होंगे, एक जो F प्लाज्मिड पे प्रेजेंट है और एक जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सो इस प्रोसेस को सेक्स डक्शन, और जो आपके पास सेल्स आते हैं क्योंकि उनमें कुछ जीन्स डबल कॉपीज में प्रेजेंट हैं, उनको हम मीरोजाइगोट्स या मीरोडिप्लॉइड्स कहेंगे। सो लेट्स समराइज जो अभी तक हमने कॉन्जुगेशन प्रोसेस में पढ़ा और डिफरेंट F फैक्टर के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़े। तो हमारे पास हमने टर्म्स पढ़ी F पॉजिटिव सेल्स, F नेगेटिव सेल्स, HFR सेल्स एंड F प्राइम सेल्स। तो सभी सेल्स में F फैक्टर का कैरेक्टर कैसा होगा और कॉन्जुगेशन में वो क्या एक्ट करेंगे। अगर हम F पॉजिटिव की बात करें तो उसमें आपके पास F फैक्टर जो होता है वो ऑटोनॉमस स्टेज में प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हो सेपरेट होता है फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। F फैक्टर सेपरेट है, ऑटोनॉमस है। F नेगेटिव जो होता है रेसिपिएंट सेल है, तो उसमें F फैक्टर जो होता है दैट इज एब्सेंट। F पॉजिटिव में प्रेजेंट है और ऑटोनॉमस स्टेज में प्रेजेंट है। HFR हम तब कहते हैं जब F फैक्टर जो होता है वो इंटीग्रेटेड स्टेट में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, मींस प्रेजेंट है। और F प्राइम सेल्स जो होते हैं, F प्राइम सेल्स में जो F फैक्टर है दैट इज ऑटोनॉमस लाइक F पॉजिटिव बट कैरी सम बैक्टीरियल जीन्स। ये डिफरेंस है F प्राइम में और F पॉजिटिव में। तो ये सारे F फैक्टर के कैरेक्टर्स हो गए। अगर रोल इन कॉन्जुगेशन देखें तो F पॉजिटिव सेल कॉन्जुगेशन में डोनर सेल्स एक्ट करते हैं, F नेगेटिव जो होता है वो रिसीव करता है तो वो रेसिपिएंट एक्ट करता है। जो HFR है वो भी डोनर, लेकिन उसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी डोनर हम कह सकते हैं इसको। और जो F प्राइम है वो भी डोनर एक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास भी F फैक्टर प्रेजेंट है। सो हमारे पास 3 टाइप का कॉन्जुगेशन हो सकता है, या हम 3 टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं कॉन्जुगेटिंग सेल्स का। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, जिसमें F पॉजिटिव डोनर सेल, F नेगेटिव रेसिपिएंट सेल। तो अगर इन दोनों का कॉन्जुगेशन होता है तो उसके बाद आफ्टर कॉन्जुगेशन हमें कैसे सेल टाइप्स मिलेंगे, सारे के सारे सेल टाइप्स अब क्या होंगे F पॉजिटिव सेल्स, क्योंकि जो F नेगेटिव है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F पॉजिटिव में।
अगर सेकंड कॉम्बिनेशन हम कॉन्जुगेशन के लिए लें तो HFR और F नेगेटिव में होता है। तो आपके पास एक सेल तो अभी भी हम क्या कहेंगे HFR ही है, या सिंपली आप कह सकते हो वो भी डोनर F पॉजिटिव की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन जो दूसरा सेल है F नेगेटिव वो F नेगेटिव ही रहता है, नो चेंज, क्योंकि कुछ जीन्स का इंसर्शन हो सकता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से, पर यूजुअली पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो कंप्लीट F प्लाज्मिड इसमें नहीं जा पाता है। ये बहुत ही रेयर ओकेजन है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसको F पॉजिटिव लिख सकते हैं, बट यूजुअली कॉन्जुगेशन इतनी देर तक नहीं चलता, कुछ ही जीन्स ट्रांसफर हो पाते हैं, F जो प्लाज्मिड है वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको आप F पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो या HFR में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक हमारे पास जो HFR था वो वैसा ही रहेगा और F नेगेटिव भी वैसा ही रहता है। और थर्ड कॉम्बिनेशन है हमारे पास F प्राइम सेल्स भी डोनर एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी ऑटोनोमस स्टेज में F प्लाज्मिड है, बस उसमें कुछ जीन्स एक्स्ट्रा होती हैं और हम उसको कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं विद F नेगेटिव रेसिपिएंट सेल्स। तो अब क्या होगा, जो F प्राइम है वो तो वैसा ही रहा, उसने रेसिपिएंट को भी वही F प्लाज्मिड दिया जिसमें कुछ बैक्टीरियल जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो दूसरा भी अब हम कहेंगे क्या हो गया F प्राइम। इसका मतलब ऑल सेल्स अब आपको कैसे मिलेंगे F प्राइम। जैसा टाइप का F प्लाज्मिड ट्रांसफर किया जाएगा वैसा ही हमें मिलेगा। तो इसमें आपने F पॉजिटिव से लिया था तो उस F पॉजिटिव में कंप्लीट F प्लाज्मिड था, तो सारे F नेगेटिव कन्वर्ट हो गए F पॉजिटिव में, इसलिए ऑल सेल्स क्या हो गए हमारे पास F पॉजिटिव। अब हमारे पास F प्राइम है जिसका F प्लाज्मिड जो है विद बैक्टीरियल जीन्स है वही आगे F नेगेटिव को दिया गया, तो इसका मतलब वो भी किस में कन्वर्ट हो गए F प्राइम में, तो सारे सेल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे F प्राइम। तो आपके पास ये 3 टाइप की कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं आफ्टर कॉन्जुगेशन। सो फॉर जीन मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स, कॉन्जुगेशन से हम जीन मैपिंग कैसे करेंगे उसके लिए फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे लेडरबर्ग और टॉटम का एक्सपेरिमेंट क्या था जिसके बेसिस पे उन्होंने कॉन्जुगेशन का डिस्कवरी किया था। सो उन्होंने क्या किया, 2 इक्वलाई के स्ट्रेन लिए, फर्स्ट इज Y10, सेकेंड इज Y24। जो Y10 स्ट्रेन था उसको हम जीनोटिपिकली ऐसे लिख सकते हैं जिसमें थ्रियोनिन, ल्यूसीन, थायमिन ये जो था वो खुद नहीं बना सकता था, तो इनकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने नेगेटिव से शो किया, लेकिन बायोटिन, फिनाइल एलेनिन और सिस्टीन वो खुद बना सकता था, तो इसलिए वो उसको मीडियम में रिक्वायर्ड नहीं थे, तो हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं। लेकिन जो Y24 स्ट्रेन था उसमें ऑपोजिट था, वो थ्रियोनिन, ल्यूसीन, थायमिन खुद बना सकता था, तो इसलिए हमने पॉजिटिव से शो किया। मीडियम में उसको ये नहीं चाहिए, लेकिन उसको मीडियम में से बायोटिन, फिनाइल एलेनिन और सिस्टीन चाहिए क्योंकि इनको वो खुद से नहीं बना सकता था। तो अब 2 स्ट्रेन्स, इनको हम ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन्स कहेंगे क्योंकि इनमें कोई ना कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको वो नहीं बना सकते या उसको मीडियम में उन अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर लेडरबर्ग और टॉटम ने Y10 स्ट्रेन को अलोन मिनिमम मीडियम पे प्लेट किया, मिनिमम वो जिसमें हम ये सारे अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो Y10 अलोन जो है वो ग्रो नहीं कर पाया। क्यों नहीं ग्रो कर पाया? क्योंकि उसको थ्रियोनिन, ल्यूसीन और थायमिन की जरूरत थी मीडियम से, वो प्रोवाइड नहीं हुआ तो उसकी ग्रोथ नहीं मिली। सिमिलरली जब उसने Y24 अलोन को ग्रो किया, अगेन मिनिमल मीडियम जिसमें हम अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो Y24 को अगर अलोन किया उसने तो उनकी भी ग्रोथ उसको नहीं मिली क्योंकि Y24 को बायोटिन, फिनाइल एलेनिन और सिस्टीन चाहिए। लेकिन उसने एक एक्सपेरिमेंट ये किया जिसमें उसने Y10 और Y24 को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसने उसकी प्लेटिंग की, जो मिक्सचर था उसको प्लेट किया मिनिमल मीडियम पे, और रिजल्ट ये रहा कि उसको कुछ कॉलोनीज की ग्रोथ मिली। मिक्सिंग करने के बाद उसको कॉलोनीज की ग्रोथ मिला, तो उसने ये सोचा कि शायद किस वजह से ऐसा हुआ। अब जो कॉलोनीज मिली वो कॉलोनीज क्यों मिल पाई, क्योंकि इसका मतलब ये जो बैक्टीरियल स्ट्रेन था वो सभी टाइप के अमाइनो एसिड्स खुद बना सकता था, तभी वो मिनिमल मीडियम पे ग्रो किया। अगर वो खुद बना सकता है सब कुछ तो हम उसको प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन कहेंगे। मींस उसने 2 ऑक्सोट्रॉफिक स्ट्रेन यूज किए, अलोन उनकी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन जब मिक्सिंग कर दी तो कुछ कॉलोनीज की ग्रोथ मिला। उस नए स्ट्रेन को उसने नाम दे दिया प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन है, क्योंकि वो सब कुछ खुद बना सकता है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्या रीजन था इसके पीछे? अगर वो म्यूटेशन का रीजन लेता तो म्यूटेशन में ऐसा होना चाहिए था कि जो नया स्ट्रेन है अगर वो Y24 से बना तो इसका मतलब उसका बायोटिन, फिनाइल एलेनिन और सिस्टीन ये तीनों में म्यूटेशन हुआ और अब वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बना सकता है। मतलब इन अमाइनो एसिड के लिए किसी पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हुआ होगा, कोई पर्टिकुलर एंजाइम बन गया जो अमाइनो एसिड्स बनाने में हेल्प करेगा। सिमिलरली अगर वाइटमिन से बना होगा तो उसमें इन 3 पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए जीन में म्यूटेशन हुआ होगा। पर साइमल्टेनियसली 3 म्यूटेशंस होना और कंप्लीटली वो ऑक्सोट्रॉफिक से प्रोटोट्रॉफिक स्ट्रेन बनना ये बहुत ही रेयर केस है। इसका मतलब जो ये कॉलोनीज ग्रो कर पाई वो
इन दोनों में एक प्रोसेस होने के चांसेस थे, वो ये है कि इनमें शायद जीन ट्रांसफर हुआ और रिकॉम्बिनेशन हुआ, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स वो बना सकता था वो वाले जीन्स ट्रांसफर हो गए दूसरे स्ट्रेन में, या इस स्ट्रेन से ये वाले जीन्स ट्रांसफर हो गए इस स्ट्रेन में, तो इसकी वजह से एक नया स्ट्रेन मिल गया जिसमें वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स बना सकता था। ये लेडरबर्ग का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन रिकॉम्बिनेशन कौन से मेथड से हुआ ये डिटरमाइन करना भी बाकी था कि वो कॉन्जुगेशन ही है, कॉन्जुगेशन ही प्रोसेस है। तो उसके लिए हमें एक बात क्लियर है कि सेल टू सेल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है। सेल टू सेल कॉन्टैक्ट हुआ या नहीं हुआ इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में, तो उसके लिए साइंटिस्ट का एक और एक्सपेरिमेंट स्टडी किया गया। एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय बर्नार्ड डेविस। इसको हम यू ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं क्योंकि उसने एक यू शेप ट्यूब लिया। सो सपोज इसमें हमने Y10 स्ट्रेन लिया है जिसको स्ट्रेन ए आप कह सकते हो, और इसमें हमने Y24 स्ट्रेन लिया जिसको स्ट्रेन बी हम कह सकते हैं। हमने दोनों स्ट्रेन्स को एक यू ट्यूब में डाल दिया और बीच में एक फिल्टर है। फिल्टर जो है सेपरेट करता है, वो इतना पोर साइज है उस फिल्टर का जिसमें से मीडियम क्रॉस कर सकता है बट बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता। फॉर डिफरेंशिएशन हमने ये दो शेप्स में बैक्टीरिया शो किया है, Y10 एंड Y24। अब उसने अलोन ए स्ट्रेन मींस Y10 स्ट्रेन को प्लेट किया मिनिमल मीडियम में, चारों में मिनिमल मीडियम है, और उसने एक यू ट्यूब के अंदर जहाँ पे मिक्सिंग हम एज्यूम कर रहे हैं वहां से प्लेटिंग किया, इस स्ट्रेन का भी प्लेटिंग किया और बी स्ट्रेन का अलोन प्लेटिंग किया। तो अगर ए और बी में हम देखें तो हमें कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा, वो तो हम पहले जान चुके हैं लेडरबर्ग के एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि अलोन वो ग्रो नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स नहीं बना सकता, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स नहीं बना सकता, ग्रोथ नहीं मिलेगा। बट जहाँ पे लेडरबर्ग और टॉटन ने मिक्सिंग किया था वहां हमें कॉलोनीज मिली थी। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ मिक्सिंग हो रहा है, जीन रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको इन दो प्लेट्स में आपको ग्रोथ मिलना चाहिए था, बट हमें इन दो प्लेट्स में भी ग्रोथ नहीं मिला। इसका मतलब क्यों नहीं मिला? क्योंकि फिल्टर ने दोनों बैक्टीरिया को अपने कांटेक्ट में नहीं आने दिया। मीडियम तो क्रॉस हुआ लेकिन बैक्टीरिया जो दो थी वो कांटेक्ट में नहीं आए। सो इसका मतलब कौन सा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ होगा यहाँ पे? जो लेडरबर्ग और टॉटम के एक्सपेरिमेंट्स में था वो कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रिवेंट हो रही है क्योंकि सेल टू सेल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब लेडरबर्ग और टॉटम के एक्सपेरिमेंट में जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस था जिससे जीन ट्रांसफर हुआ था वो प्रोसेस कॉन्जुगेशन था, और ये चीज डेविस के यू शेप्ड ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम सेल टू सेल कांटेक्ट ही रोक रहे हैं। अगर वो रोकने से आपको रिकॉम्बिनेंट्स नहीं मिले तो दैट मींस लेडरबर्ग टॉटम ने कौन सी रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस डिस्कवर की थी? कॉन्जुगेशन।